हेलो, मेरा नाम रचित है। मेरी एज 28 है और मैं कोटद्वार से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे को ये हेयर प्रॉब्लम बैक 2015-16 से शुरू हो गई थी। तो करीबन मेरा एकदम हेयर लॉस नहीं हुआ था। मेरा पहले थोड़ा हेयर थिनिंग हुई थी, फिर मेरे को थोड़ा डैंड्रफ प्रॉब्लम भी हुई थी। उसके बाद मैंने थोड़ा शेव वगैरह भी करवाया था सिर में, क्योंकि डैंड्रफ हो रहा था, मैं थोड़ा इरिटेट भी हो गया था उससे। उसके बाद कुछ हुआ नहीं, फिर मैंने घर के भी रेमेडीज़ अपनाए, पर उससे भी मुझको ज़्यादा कोई लाइक अफेक्ट नहीं पड़ा। फिर मैंने मिनॉक्सिडिल भी ट्राई किया था और मल्टीपल चीज़ें मैंने ट्राई करी, पर उनसे मुझे कुछ खास बेनिफिट मिला नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने यूट्यूब वगैरह में वीडियो वगैरह देखी, फिर मुझे QST का भी रेफरेंस मिला। फिर मैंने देखा कि सेलिब्रिटीज़ ने भी यहाँ से मतलब ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। तो फिर मैंने एक बार कंसल्टेशन के लिए जाता हूँ। फिर जब मैंने कंसल्टेशन कराया तो मुझे इन्वायरमेंट काफ़ी सही लगा। मुझे ऐसा लगा कि मतलब जेन्युइनिटी लगी थी, और इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट का जाऊँगा। अब मैंने इतनी चीज़ें ट्राई पहले ही कर ली थी, तो फिर मैंने सोचा कि कोई ऑप्शन और बचा नहीं है, और पर्सनैलिटी भी इनहेंस हो जाती है हेयर ट्रांसप्लांट से। तो इसलिए फिर मैं ये डिसीजन पाया कि अब मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। फिर जब मैं यूट्यूब में हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड सर्च कर रहा था तो कई ऑप्शन और भी थे, जैसे पैच लगाने, जैसे आजकल पैच भी लगाते हैं लोग। फिर उसमें पर मेंटेनेंस ज़्यादा होती है, 25 to 30 डेज़ में तुम्हें दोबारा वहाँ जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद पैच लगाओ, फिर उसकी मेंटेनेंस है, फिर ग्लू होता है उसमें, तो केमिकल ही है। तो कुछ टाइम में फिर वो सिर को अफेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि बाल तो अंदर ग्रो होते ही हैं, फिर उसको निकालो, फिर काटो बाल, फिर ग्लू लगाओ, तो उसमें बहुत झंझट सा भी है। और एक ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर मैं ऑप्ट करना चाहता था कोई परमानेंट सॉल्यूशन, जिससे कि मतलब एक बार तुम थोड़ा ध्यान दे लो 3-4 महीने, उसके बाद तुम्हारे मतलब कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने बालों की लाइक केयर करते रहो और तुम्हारे पहले जैसे बाल हो जाएंगे। और QST में मैंने सुना है कि नेचुरल हेयर लाइन आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं जो तुम्हारे मतलब ट्रांसप्लांट करवाएंगे और ये सब। तो इसलिए मैंने डिसीजन किया कि QST में प्रेफर करूँगा। तो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन इसलिए भी लिया था कि क्योंकि होम रेमेडीज़ मैंने बहुत ट्राई कर ली थी। और फिर मुझे जब कोई ऐसा खास रिजल्ट दिखा नहीं, थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मुझे दिखा, पर उसका फिर अफेक्ट भी है। जैसे आप मिनॉक्सिडिल लगाओगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, कि कुछ टाइम तक बाल आएंगे, फिर उसके बाद अगर आप छोड़ दोगे तो फिर बाल वहाँ से चले जाएंगे। फिर वो जो तुम्हारे सही बाल है उसको भी अफेक्ट कर सकता है किसी तरह से। तो फिर ये सब, क्योंकि मैंने भी मिनॉक्सिडिल में गैप लिया हुआ है बीच में, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ट्रांसप्लांट एक ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगा। मेरा डिसीजन बहुत इमीडिएट था ट्रांसप्लांट का, क्योंकि मैंने सब कुछ ट्राई पहले कर चुका था। जितना मेरे से होना था वो मैंने ट्राई कर लिया था पहले से ही। फिर मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने 1.5-2 महीने के अंदर में ही मैंने डिसाइड किया कि ये कभी होम रेमेडी से ठीक नहीं होगा, ना ये मिनॉक्सिडिल ठीक होगा। इधर मेरा थोड़ा सही भी हो गया था, पर बहुत बहुत कम। अगर मैं थोड़ा पानी लगाऊंगा तो फिर वो वैसे ही लगेगा। क्राउन एरिया में तो मेरा कोई अफेक्ट पड़ा नहीं मिनॉक्सिडिल से। तो मुझे ऐसा लगा कि अब बाल चाहिए तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट से बढ़िया कोई ऑप्शन है नहीं, और गारंटीड तो वही ऑप्शन जिस तुम्हारे बाल आ सकते हैं। अब अगर बात करें हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट के अकॉर्डिंग, सो देखो कॉस्ट इसकी वेरी करती है बेस्ड ऑन द सेंटर जहाँ से आप करवाओगे। जैसे मैंने और जगह भी बात करी थी QST आने से पहले, वहाँ की कॉस्ट थोड़े अलग हैं। तो जैसे कॉस्ट तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे कितने ग्राफ्ट लगेंगे और एक ग्राफ्ट कितने का है। अब अगर तुम होम रेमेडीज़ करते हो तो होम रेमेडीज़ में ये होता है कि उसमें भी तुम खर्चा कर ही रहे हो। महीने महीने में 2-2 हज़ार की दवाई आई जाती है, और उसमें मेंटेनेंस भी ज़्यादा होती है कि सुबह भी शाम को भी और रेगुलर लगाना है, और उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि कब तक लगाना है। तो हेयर ट्रांसप्लांट में ये है कि तुम्हें जैसे डॉक्टर सजेस्ट करेगा कि भाई तुम्हें 1 महीने करना है, 2 महीने करना है, क्योंकि शुरू में करना पड़ता है थोड़ी मेंटेनेंस। उसके बाद तुम अपना नॉर्मल रह सकते हो, और कुछ 2-4 महीने की दवाई होती है। उसके बाद तुमको ऐसी कुछ वो नहीं है, तुम्हें रिजल्ट भी दिखेगा। शेडिंग फेज आता है, उसके बाद बढ़िया रिजल्ट आता है। तो मेरे हिसाब से ट्रांसप्लांट एक बढ़िया ऑप्शन है जिसको गारंटीड रिजल्ट चाहिए, क्योंकि मिनॉक्सिडिल सब पे सूट करता नहीं है, और अगर सूट करता भी है तो फिर उसके साइड इफेक्ट इतने कि तुम जैसे ही छोड़ोगे तो फिर वो वैसे ही हो जाएगा। तो क्या हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो परमानेंट हो, टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं चाहिए। तो इसलिए
ये मेरा डिसीजन ये था कि मैं ट्रांसप्लांट करवाऊँ। सो जब मेरी रिसर्च चल रही थी हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से होता है, क्या होता है, कितनी कॉस्ट होती है, बहुत सारे मेरे दिमाग में क्वेश्चन थे कि मतलब ये कौन मुझे बताएगा और मतलब रिसर्च शुरू कहाँ से करूँ। तो फिर मैंने थोड़ा गूगल किया, थोड़ा यूट्यूब वगैरह में देखा। तो मैंने बहुत सारे क्लिनिक देखे, मैंने 3-4 क्लिनिक देखे। एक जैसे एक गुड़गांव का था, एक दिल्ली का भी था और हमारे उत्तराखंड के भी बाद में आए थे उसमें। तो फिर मैंने प्राइस वेरिएशन भी बहुत सारा देखा, जो मतलब दिल्ली गुड़गांव इनके हैं, इनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हाई थी और जैसे मेरे ग्राफ थोड़े ज़्यादा लगने हैं तो उसके हिसाब से वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर उनका रिज़ल्ट भी, क्योंकि जैसे QST जो है वो आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप उनके रिज़ल्ट देख सकते हो। जैसे यूट्यूब में डेली पोस्ट करते हैं सबके रिज़ल्ट या किसी का हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कैसे हो रही है, तो आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि पहले इंसान के बाल कैसे थे, फिर उन्होंने QST में आके अपना ट्रीटमेंट करवाया, फिर उसको कैसे रिज़ल्ट मिला। तो फिर इनसे मतलब एक क्लैरिटी हो जाती है कि QST रिज़ल्ट भी देता है। और जब मैंने इनके प्राइस पॉइंट देखा तो वो भी मुझे डिसेंट लगा और उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं दूर जाने से अच्छा तो अपने लोकेलिटी में ही करवाऊँ तो ज़्यादा सही है और कॉस्ट वेरिएशन भी मुझे ठीक लगी जो मेरे बजट में थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि करवाता हूँ यहीं पे QST में ट्रांसप्लांट। जैसे आज मेरी सर्जरी का पहला दिन है, मैं इससे पहले भी कंसल्टेशन के लिए आया था, मतलब 15-20 दिन पहले। और उस टाइम मेरा किसी डॉक्टर ने कंसल्टेशन किया था यहीं पे और कंसल्टेशन काफ़ी बढ़िया रहा। उन्होंने मुझे, जैसे जब मैंने शुरू में कांटेक्ट किया था तो मुझे 4500 ग्राफ्ट के आसपास बताए गए थे। जब मैंने डॉक्टर यहाँ मिल के, क्योंकि मैं चाहता था कि एक बार वो पूरा देखें और प्रैक्टिकली फिज़िकली देखें मेरे को और मतलब अंदाज़ा लगाएं कि मुझे एकदम एस्टिमेट लगाएं कि मुझे एकदम कितने ग्राफ्ट लगेंगे। तो इसलिए मैं आया था और उन्होंने मुझे बताया था कि आपको 5000 to 5500 ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट लगेगी और इन्वायरमेंट काफ़ी पॉजिटिव था और डॉक्टर ने भी जितने मेरे क्वेश्चन थे सारे बहुत अच्छे से लिए और मुझे सेटिस्फाई किया कि हाँ कि QST आपका बढ़िया से ध्यान रखेगा और आपके हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी में आपकी खूब मदद करेगा और रिज़ल्ट भी दिखाएगा। तो इसलिए मैंने QST चूज़ किया था। हेयर फॉल ने नेगेटिव इम्पैक्ट ही डाला है। जैसे होता है जब थोड़ी एक पर्सनैलिटी थोड़ी डाउनग्रेड हो जाती है और इंसान को वैसा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता जैसे वो छोटे में आता था जब उसके बाल थे या बाल हुआ करते थे। तो मेरे हिसाब से तो जैसे ऐसा होता था कहीं कहीं जाने का मन नहीं करता है, जैसे कहीं पे जैसे तुम्हारी कोई मीटिंग्स हैं, तुम्हें मतलब कहीं जाना है, जैसे कंपनी कहीं बुला रही है या ट्रिप पे जाना है, तो तब ऐसा होता था कि मतलब थोड़ी एक सही सी फीलिंग नहीं आती थी। ऐसा लगता था कि मतलब कुछ कमी है, एक पर्सनैलिटी में कुछ कमी है। तो अफेक्ट डाला है मतलब कहीं ना कहीं, तो तभी मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहा हूँ। सर्जरी को लेके काफ़ी अभी तो मैं बहुत नर्वस हूँ। अभी मैंने पूछा भी था कहीं जो मेरे सामने पेशेंट थे, उन्होंने बोला कि जो थोड़ा बहुत पेन होता है वो एनेस्थीसिया के टाइम पे ही होता है और बाकी जब पूरी तुम्हारी सर्जरी होगी जितने भी घंटे की लग 5-6 घंटे बोले थे, उसमें ऐसा कोई दर्द पता नहीं चलेगा क्योंकि तुम्हारा सिर तो पहले सुन हो जाता है तो उसमें कुछ पता नहीं चलेगा। बस वो एनेस्थीसिया वाला जो है उसमें मुझे पता चला कि थोड़ा सा दर्द होगा, वो भी बहुत बहुत माइनर सा। तो थोड़ा नर्वस तो हूँ पर देखो अब क्या हुआ। ओके, तो मैं आपसे मिलता हूँ सर्जरी के बाद। कैसा एक्सपीरियंस होता है, क्या कितना पेन होता है, कैसा इन्वायरमेंट है, कैसे डॉक्टर ने कोलैबोरेट किया सर्जरी के टाइम पे, क्योंकि एक आदमी का काम नहीं है, 5-6 लोग मिल के करते हैं। और कैसा रहा मेरा पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको सर्जरी के बाद ज़रूर बताऊँगा। तो लेट्स वेट फॉर दैट। अभी तक मुझे ये सारा हेयर फॉल हुआ है, जैसे मेरा क्राउन एरिया आप देख सकते हैं, काफ़ी बाल वहाँ पे चले गए हैं क्राउन एरिया से। और थोड़ा फ्रंट में भी मेरी हेयर लाइन बहुत ज़्यादा रिसीड नहीं हुई है, पर थोड़ा सा यहाँ पे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा सा अंदर गैप ज़्यादा है और बाल की डेंसिटी भी थोड़ी कम हो चुकी है बहुत ज़्यादा। और हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम तो मुझे खैर बाल झड़ने से पहले ही हो गई थी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये काटना यार ये हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।